फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लॉ एंड नॉलेज। और मैं आज आप लोगों के साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कुछ सेक्शंस डिस्कस करने वाली हूँ। सेक्शन 7, 8, 9 एंड 10। सेक्शन 7 और 8 डील करता है राइट टू रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज़ एंड 9 एंड 10 डील करता है एक दूसरी रिलीफ से जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले हम 7 एंड 8 डील करेंगे, उसके बाद हम आगे 9 एंड 10 पे डिस्कस करेंगे। तो जो सेक्शन जब आप बैरक निकालेंगे तो सेक्शन 7 एंड 8 जब आप पढ़ेंगे तो 7 स्पेसिफिकली बोलता है अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ओके, तो जो आप एंटाइटल की बात करते हैं तो कोई भी पर्सन किसी भी प्रॉपर्टी के लिए दो तरीक़ों से एंटाइटल हो सकता है, या तो ओनरशिप या पजेसरी टाइटल। तो आपको ओनरशिप एंड पजेसरी टाइटल का डिफरेंस नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। ओनरशिप में क्या होता है, एक पर्सन के पास ओनरशिप होती है, लाइक फॉर एन एग्जांपल अ लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट। तो अगर मैं लैंडलॉर्ड हूँ तो आई एम द ओनर, तो इस तरीके से मैं एंटाइटल हो रही हूँ पजेसरी राइट के लिए बाय द वे ऑफ ओनरशिप। ओके, और अगर मैं लैंडलॉर्ड नहीं हूँ और मैं टेनेंट हूँ तो मेरे पास पजेसरी टाइटल तो है। पजेसरी टाइटल एज इन कि मैं उस प्रॉपर्टी में रह सकती हूँ, मैं सारे राइट्स इन्जॉय कर सकती हूँ, लाइक आई हैव द राइट टू इन्जॉय द प्रॉपर्टी, आई हैव टू गेट ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। लाइक मैं कुछ भी लॉफुल करने के लिए मुझे परमिशन है, मैं कुछ भी प्रॉपर्टी में कर सकती हूँ, एक्सेप्ट अदरवाइज़ वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। बट ओनरशिप में हमेशा एक राइट ज़्यादा होता है ओनर, क्योंकि वो ओनर होता है, वो एक पजेसरी टाइटल होता है। वो फॉर द टाइम बिंग आपको फॉर द एन्जॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी आप कुछ प्रोमाइसेस या कुछ दिया जाता है तो उसको बोलते हैं पजेसरी टाइटल। तो आप एंटाइटल हो सकते हैं दोनों वे से, या तो आपके पास पजेसरी टाइटल है या फिर आप ओनरशिप है आपके पास, या आप ओनर हैं। ओके, तो एंटाइटलमेंट का मतलब यहाँ पे ये है। तो कोई भी पर्सन जो एंटाइटल है पोजेशन के लिए किसी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, तो स्पेसिफिक से यहाँ पे मतलब है आइडेंटिफिकेबल एज इन कोई भी मतलब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जैसे सपोज मैंने आपको अपना ये बैरक दिया सारे का, मेरा बैरक, तो मेरे लिए वो किसी और का बैरक नहीं होगा, मुझे मेरा बैरक वापस चाहिए। दैट्स ऑल, दैट्स द स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर मी। तो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक मीन्स एज इट इज़, जैसी आपने मुझसे ली थी आप मुझे वैसे ही वापस करिए, मुझे उसके एक्सचेंज में, उसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे मेरी प्रॉपर्टी एज इट इज़ वापस कर दीजिए। ओके, फिर आगे बोलता है रिकवर कर सकते हैं, मे रिकवर। ओके, इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो जैसे सीपीसी में गिवन है वैसे हम रिकवर कर सकते हैं। सीपीसी में कैसे गिवन है, उसके लिए आप अपेंडिक्स ए में जाएंगे। सीपीसी के फॉर्म नंबर 32 में एक फॉर्मेट दिया हुआ है सेक्शन 7 और 8 से रिलेटेड, जिसमें अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिकली सेक्शन 7 से रिलेटेड, तो फॉर्म नंबर 32 में आप सेक्शन 7 में मूव करेंगे। उसमें साफ साफ गिवन है कि एक फॉर्मेट क्या है, क्योंकि जब भी आप कोई प्लेंट फाइल करते हैं उसका एक फॉर्म होता है, एक फॉर्मेट होता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जाना होता है। तो उसमें उसका फॉर्मेट दिया है कि जो पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करेगा, वो बताएगा मेरी ये प्रॉपर्टी इस पर्सन के पास थी, मुझे उससे वो प्रॉपर्टी वापस चाहिए, तो वो मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस कर दे। प्लस 7 और 8 में ये डिफरेंस है कि आप 7 में एक एक्स्ट्रा रिलीफ भी क्लेम कर लेते हैं। एक्स्ट्रा रिलीफ एज इन कि आप मॉनेटरी कंपेंसेशन के लिए रेडी हो जाते हैं कि इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलती है, सपोज़ जिस पर्सन को आपने अपनी प्रॉपर्टी दी थी उसने लॉस कर दी, उसने डैमेज कर दी या उसने डिस्ट्रॉयड कर दी और वो अनट्रेसेबल हो गई है, तो उस केस में मैं मनी इक्वलेंट के लिए रेडी हूँ। इट मीन्स जो मेरी प्रॉपर्टी का आप अमाउंट समझ रहे हैं कि मुझे वो कंपेंसेशन मिल सकता है, मैं उसके लिए वहाँ पे मतलब रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम ये भी क्लेम करते हैं। तो वो जो सीपीसी 1908 की बात कर रहा है कि आप वो सारी रेमेडीज़ रिकवर कर सकते हैं इस मैनर में, तो वो फॉर्म नंबर दिया हुआ है और वो एक पूरा फॉर्मेट है, तो आपको अपनी जो प्लेंट है उसी के अकॉर्डिंग फाइल करनी होगी। ओके, इसका मतलब ये है। अब आते हैं आगे एक्सप्लेनेशन 1। उसमें वो क्या बात करता है, अ ट्रस्टी में स्यू अंडर दिस सेक्शन फॉर द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन विच द पर्सन फॉर होम ही इज ट्रस्टी इज एंटाइटल। ये हमें बताता है एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 कि वो कौन से दो पर्सनस हैं जो सूट फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 7। ओके, तो वो दो कौन से पर्सन हैं, फर्स्ट इज ट्रस्टी।
जो किसी आप ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, आप ट्रस्ट किसके लिए क्रिएट करते हैं, आप एक बेनिफिशरी के लिए ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। बेनिफिशरी एज इन जैसे कि मैंने कोई ट्रस्ट बनाया और मैंने फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर चाइल्ड, ऑर्फन पीपल या फिर ओल्ड एज होम के लिए कोई ट्रस्ट क्रिएट किया, तो वो सब बेनिफिशरीज हैं जिनके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया गया है और मैं उसकी ट्रस्टी हूँ। तो मैं जब भी सूट फाइल करूँगी, अगर ट्रस्ट की कोई प्रॉपर्टी है वो किसी ने ले ली, फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट की कोई कार थी, ओके, इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई ले गया फॉर द टाइम बिंग, मैंने उसको रेंट आउट कर दिया, आप कुछ महीनों के लिए ले लीजिए। अगर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड वो मुझे वो से वापस नहीं कर रहा है, तो क्योंकि वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है, तो बेनिफिशरीज के बिहाफ पे मैं यहाँ पे सूट फाइल कर सकती हूँ कि आप मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस कर दीजिए। ओके, अब आता है एक्सप्लेनेशन 2। वो बात करता है स्पेशल और टेम्प्रेरी राइट टू द प्रेजेंट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन। अगर किसी के पास कोई स्पेशल या टेम्प्रेरी राइट है तो वो उतना बहुत है इस सेक्शन के अंडर सूट फाइल करने के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, सेक्शन 7 में आप प्रेजेंट या इमीडिएट एंटाइटलमेंट के लिए ही सूट फाइल कर सकते हैं। जैसे कि आप सेक्शन 7, ये चीज़ आपको कहाँ से पता चलती है, ये आपको एक्सप्लेनेशन 2 से पता चलता है। एक्सप्लेनेशन 2 में एक्सप्लिसिटली गिवन है प्रेजेंट पोजेशन, तो इम्प्लिसिट इमीडिएट पोजेशन भी इसमें इम्प्लिसिट है कि अगर आपके पास पोजेशन इमीडिएट होगा या प्रेजेंट होगा तो ही आप सेक्शन 7 में सूट फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेक्शन 7 में सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। इमीडिएट एंड प्रेजेंट पोजेशन का एग्जाम्पल, सॉरी, एज इन सपोज़ मैंने कुछ मैंगोज़ ऑर्डर किए, ओके, और अब तक वो मेरे पास पहुँचे नहीं, तो मेरी जगह डिलीवरी किसी थर्ड पर्सन को हो गई, तो यहाँ पे क्या मेरे पास सूट फाइल करने का राइट है? मुझे एक्स ने मैंगो सेंड किए थे, यहाँ पे एक्स सूट फाइल कर सकता है क्योंकि उसके पोजेशन में वो चीज़ थी, मुझे तो अब तक पोजेशन मिला ही नहीं है, तो जो चीज़ मेरी है नहीं, मैं उसके लिए सूट फाइल नहीं कर सकती। तो अगर वो चीज़ मेरे तक पहुँच जाती, उसके बाद कोई उससे मुझे चुरा लेता, ले जाता है, कुछ ऐसा हो जाता, तो मैं सूट फाइल कर सकती हूँ। अदरवाइज़ आपके पास अगर इमीडिएट और प्रेजेंट पोजीशन नहीं है तो आप सेक्शन 7 में सूट फाइल नहीं कर सकते। ओके, फ्यूचर गुड्स के लिए मतलब कभी भी सेक्शन 7 में सूट फाइल नहीं हो सकती। तो सेक्शन 7 में जो सूट फाइल होती है वो किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हो सकती है, X to Y to Z, सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ इसमें आती हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी एज इन बुक, पेन, टेबल, चेयर, एनीथिंग विच इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, आप उस सब के लिए सेक्शन 7 में सूट फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 7 एक जर्नल सेक्शन है, इसमें अगर ऐसा कोई भी ब्रीच होता है तो आप सेक्शन 7 में जा सकते हैं। बस 2 ही है, एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2। अगर इन दोनों पर्सनस में से कोई है, ट्रस्टी है किसी का, या फिर उसके पास पजेसरी टाइटल है या फिर स्पेशल टाइटल है, तो वो सूट फाइल कर सकता है। तो सेक्शन 7 में सूट फाइल करने के ये ग्राउंड्स हैं। ओके, आपको एक्सप्लेनेशन 2 का एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपको ट्रस्टी का एग्जांपल दिया कि ट्रस्ट की कोई प्रॉपर्टी थी, कोई ले गया और वापस नहीं कर रहा है, तो एज बीइंग द ट्रस्टी ऑफ दोज बेनिफिशरीज मैं यहाँ पे सूट फाइल कर सकती हूँ उनके बिहाफ पे। अब जैसे सेकंड में आप पूछेंगे मुझसे व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेरी राइट और स्पेशल राइट, तो टेम्परेरी राइट आप बेलमेंट ले सकते हैं, टेनेंसी ले सकते हैं कि आपने कुछ फॉर द टाइम बीइंग टाइम टेम्प्रेरी पीरियड के लिए मैंने आपको कुछ अपनी प्रॉपर्टी दी थी यूज़ करने के लिए फॉर द एन्जॉयमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और जब वो पीरियड पूरा हो जाएगा तो आपको मुझे वो वापस करनी पड़ेगी, तो ये टेम्परेरी राइट है। सपोज़ मैंने आपको अपनी कार रेंट पे दी 6 मंथ्स, वो मेरी कार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब मेरा मन करेगा मैं आपसे अपनी कार ले जाऊँगी क्योंकि मैं ओनर हूँ तो मैं ले जा सकती हूँ। नो, ऐसा नहीं है। जब तक वो स्पेसिफिक पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता है मैं आपसे अपनी गुड नहीं ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आप मुझे उसके एक्सचेंज में कुछ पे कर रहे हैं, आप मुझे कुछ दे रहे हैं, मॉनिटरी हो सकता है या कोई भी बेनिफिट हो सकता है, आपने उसे रेंट पे लेने के लिए मुझे कोई बेनिफिट अवेल किया है, तो मैं यहाँ पे आपसे वो चीज़ तब तक वो पीरियड नहीं ख़त्म हो जा सकता, मैं आपसे नहीं ले जा सकती। तो इस सेक्शन में ओनर के अगेंस्ट भी सूट फाइल हो सकती है। इस चीज़ से हमें क्लियर पता चलता है कि अगर सामने वाले पर्सन के पास पजेसरी टाइटल या फिर स्पेशल राइट है तो वो सूट फाइल कर सकता है। ओके, अब नाउ मूव करते हैं सेक्शन 8 पे। अगर जब हम सेक्शन 8 की बात करते हैं तो वो क्या बोलता है, लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन, लाइबिलिटी ऐसे पर्सन की जो पोजेशन में है, इन पोजेशन नॉट एज ओनर, जो ओनर नहीं है, टू डिलीवर टू पर्सनस एंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन। एंटाइटल का मतलब मैंने आपको अभी बताया, तो वो सारे लोग जो पोजेशन में हैं पर वो ओनर नहीं है, मतलब आप ओनर के अगेंस्ट इस सेक्शन में सूट फाइल नहीं कर सकते। इसमें साफ साफ गिवन है, एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास पोजेशन है या कंट्रोल है किसी भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी का, ऑफ विच ही इज़ नॉट द ओनर, जिसका वो ओनर नहीं है,
मे बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली टू डिलीवर इट, तो वो उसे कंपेल किया जा सकता है कि वो उसको वापस करे उस पर्सन को जो एंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी के लिए जो उस पर्सन ने अपने पास रखी हुई है, टू इट्स इमीडिएट पोजेशन, जो उसके इमीडिएट पोजेशन में। सेक्शन 8 साफ बोलता है कि अगर मेरे इमीडिएट पोजेशन में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है बट मैं ओनर नहीं हूँ उस प्रॉपर्टी की, तो सामने वाला पर्सन मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है उस प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए। ओके, तो यहाँ पे कौन लोग फाइल कर सकते हैं? 4 कंडीशंस ऐसी हैं जिन 4 कंडीशंस में आप सूट फाइल कर सकते हैं। तो सेक्शन 8 जो है वो स्पेसिफिक है नेचर में। आप पूछेंगे स्पेसिफिक क्यों है? स्पेसिफिक इसलिए कि एक्सप्लिसिटली आपको 4 ग्राउंड्स प्रोवाइड कर रहा है कि अगर ये 4 ग्राउंड्स फुलफिल होते हैं तो ही आप सेक्शन 8 में सूट फाइल कर सकते हैं। अगर ये 4 ग्राउंड्स फुलफिल नहीं होते हैं तो आप सेक्शन 8 में सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। और सेक्शन 7 में ऐसी कोई ग्राउंड्स नहीं दिए हैं। तो सेक्शन 7 जर्नल है, उसमें कोई भी पर्सन जा सकता है अगर उसके पास सिर्फ एंटाइटलमेंट होना चाहिए, और वो एंटाइटलमेंट इमीडिएट होना चाहिए या फिर उसके पास ऑलरेडी वो होना चाहिए। ओके, वो फ्यूचर एंटाइटलमेंट नहीं होना चाहिए। बस इतनी कंडीशन फुलफिल हो गई तो सेक्शन 7 में कोई भी सूट फाइल कर सकता है फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी। और सेक्शन 8 में बट सूट फाइल करने के लिए ये 4 ग्राउंड्स फुलफिल होने चाहिए। तो हम वो 4 ग्राउंड्स देख लेते हैं, वो 4 ग्राउंड्स कौन से हैं। ओके, तो फर्स्ट ग्राउंड जो है वो है ए, इसका क्लॉज ए, व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज द एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ। तो मतलब जो प्लेंटिफ है जिसने सूट फाइल की है, वो जो पर्सन है जिसने गुड रखी हुई थी, वो उस प्लेंटिफ का या तो एजेंट है या ट्रस्टी है। एजेंट ऐसे सपोज मैं प्रिंसिपल हूँ और मैंने अपना कोई एजेंट रखा हुआ है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जो होती है, तो मेरे अगर मेरा कोई बिज़नेस है, सपोज़ मेरा बुक्स का बिज़नेस है, तो मेरा जो भी सामान होगा बुक्स से रिलेटेड, मैं कुछ ना कुछ अपने एजेंट को हैंड ओवर करूँगी। सपोज़ मैंने उसको अपनी कुछ बुक्स दी थी और वो कुछ टाइम बाद मुझे रिटर्न नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक सेंटिटी ऑफ रिलेशन होता है। तो ड्यू टू द सेंटिटी ऑफ रिलेशन उसको मुझे वो वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसको फॉर द टाइम पीरियड के लिए वो दी थी, क्योंकि हमारे बीच में एक एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है। तो मैंने उसको, क्योंकि जो भी एजेंट करता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है, तो वो मेरे बिहाफ पे ही सब कुछ कर रहा है। तो क्योंकि मैं नहीं करती हूँ, प्रिंसिपल नहीं करता है, एजेंट करता है। सारे डिसीजंस जो लेता है, सब जो डीलिंग जो करता है बिजनेस में, सब कुछ तो प्रिंसिपल एजेंट में वो एजेंट करता है, मतलब बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो मैंने उसको कुछ गुड्स दिए थे इसलिए कि उसको मे बी आगे फ्यूचर में यूज़ हो सकता है। तो जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होगी तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑन द एजेंट कि वो मुझे उन्हें वापस करे। सेम विद द ट्रस्टी। और हम डी क्लॉज की बात करते हैं तो उसमें ये बोलता है व्हेन द पोजीशन ऑफ अ थिंग क्लेम्ड हैज़ बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर फ्रॉम द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ से जो वो गुड थी वो गलती से ट्रांसफ़र हो गई। गलती से एज इन सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मुझे किसी को गिफ्ट करना था लेकिन बाय मिस्टेक वो किसी थर्ड पार्टी को चला गया। थर्ड पार्टी को थोड़ी तो नॉलेज होगी कि ये मेरे लिए नहीं था, गलती से मेरे पास आ गया। तो यहाँ पे उसकी एक ड्यूटी होती है, जो आपका नहीं है उसे वापस कर दो, आप उसे नहीं रख सकते क्योंकि दैट थिंग डजंट बिलोंग टू यू और वो आपको गलती से ट्रांसफ़र हुआ है। तो इट्स अ ड्यूटी ऑन यू, ड्यूटी अपॉन यू कि आप उसे वापस कर दें, क्योंकि वो आपका नहीं है। तो जो आपका नहीं है आप नहीं रख सकते। तो क्लॉज बी, डी एंड ए, इन दोनों में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्लेंटिफ के ऊपर। उसको बस इतना स्लाइटली प्रूफ करना होता है कि ये जो गुड थी मेरी, जो सामने वाले पर्सन के पास है, वो इतनी वैल्यूएबल है और वो मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट इन टर्म्स ऑफ उसकी वैल्यू मॉनेटरी, इन टर्म्स ऑफ उसकी बहुत वैल्यू है मेरे लिए इमोशनली या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड। वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी कि शायद मुझे किसी ऐसे इंसान ने दी जिसको मैं बहुत मानती हूँ। और सपोज़ किसी ने मुझे कोई बुक गिफ्ट की, तो आपके लिए वो सिर्फ 500 की बुक हो सकती है, बट मैं यहाँ पे मॉनेटरी उसकी वैल्यूएशन की बात ही नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे किसी पर्सन ने बहुत, जिसको मैं बहुत मानती, सपोज मुझे किसी टीचर ने मुझे गिफ्ट की थी और क्योंकि मैं काफ़ी अच्छी स्टूडेंट रही तो इसलिए उन्होंने मुझे वो गिफ्ट की थी। तो यहाँ पे आप मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं उन चीज़ों का। तो ऐसे केस में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सूट फाइल करते हैं सेक्शन 8 के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि वहाँ पे मॉनेटरी इवैल्यूएशन करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, जो क्योंकि वो चीज़ वेरी 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 प्रीशियस है किसी एक पर्सन के लिए। तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ओके इसका एक ये अमाउंट होने वाला है, अगर ये चीज़ नहीं आपको रिकवर हो पाती है तो हम आपको मनी दिलवाएंगे एज अ कंपेंसेशन। तो ए और डी में
एक वो होता है प्लेंटिफ को, बस एक थोड़ा सा बर्डन ऑफ प्रूफ करना होता है कि हाँ वो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पे जो कोर्ट होता है, फिर बाकी का बर्डन आता है डिफेंडेंट के ऊपर कि अब आपको उसके गुड्स वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि उनका मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता। जो चीज़ आपने जैसे ली थी एज इट इज़ वैसे ही वापस कर दो। अब हम बात करते हैं बी एंड सी क्लॉज की। जो बी एंड सी क्लॉज हैं उनमें जो बर्डन होता है वो बर्डन होता है डिफेंडेंट के ऊपर। ओके, क्यों? ये हमें एक्सप्लेनेशन से पता चलता है। एक्सप्लेनेशन में साफ साफ गिवन है अनलेस एंड अनटिल द कॉन्ट्रा इज प्रूव्ड। अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्रा इज प्रूव्ड इट मीन्स जब तक भी ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है। इसका मतलब ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है। द कोर्ट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम अंडर क्लॉज बी एंड क्लॉज सी। तो क्लॉज बी और क्लॉज सी में जो भी प्रॉपर्टी क्लेम करी गई हैं, कोर्ट ये प्रज्यूम करेगा, मतलब शैल मीन्स कोर्ट इज़ बाउंड टू प्रज्यूम इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ कि यस वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो बहुत वैल्यूएबल थी, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ सम अदर थिंग जिसको आप इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, उसका मॉनेटरी वैल्यूएशन किया ही नहीं जा सकता। यहाँ डिफेंडेंट के ऊपर बर्डन है, कोर्ट पहले से ही मान के चलेगा भाई जो आपने लिया है वापस कर दो, आपको एज इट इज़ वापस देना पड़ेगा। तो ये रिबर्टेबल तो है क्योंकि यहाँ पे लिखा है अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्रा इज प्रूफ। जब तक ये क्या कहते हैं इसके अगेंस्ट में कुछ प्रूफ नहीं हो जाएगा ना, मतलब आप इसको डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंसेस दे सकते हैं, पर जब तक आप नहीं प्रूव कर पाएंगे कोर्ट यही प्रिज्यूम करके चलेगा, तो आपको एज इट इज़ वो वापस करना पड़ेगा। बीएनसी कहता क्या है आइए देख लेते हैं। When compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing claim. It means जो compensation money में आप देने की सोच रहे हैं plaintiff को, वो एडुकेट रिलीफ ही नहीं है। आप उसे मनी में कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इट्स टोटली डिफ़िकल्ट। एनसी क्या कहता है, व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू एसर्टेन द एक्चुअल डैमेज कॉस्ट बाय इट्स लॉस। बहुत डिफ़िकल्ट है एसर्टेन मतलब पता लगाना कि एक्चुअल डैमेज कितना हुआ है, क्या लॉस है। तो आप सोच रहे होंगे दोनों सिमिलर है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों समहाउ सिमिलर ही हैं, दोनों ओवरलैप भी करते हैं। ओके, तो दोनों में एक ही बात बोली गई है कि जो डैमेज हुआ है वो इतना ज़्यादा है, वो चीज़ आपके लिए इतनी वैल्यूएबल थी जिसका मॉनेटरी कंपनसेशन निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए जो चीज़ आपने ली थी आप उसे एज इट इज़ वापस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दे सकती हूँ, सपोज़ आपकी ग्रैंड मॉम ने आपको कोई रिंग गिफ्ट की जो उनकी लास्ट रिंग थी। ओके, वो अब नहीं है, तो अगर किसी ने उसको खो दिया, आपने मनी लेंड करने के लिए किसी को वो एज अ सिक्योरिटी दी थी कि जब मैं आपको पैसे वापस करूँगी आप मुझे रिंग वापस कर देना। ओके, व्हाट इफ़ अगर वो पर्सन उस रिंग को खो देता है या देने से मना कर देता है, तो क्या आप वो पर्सन उसका मॉनेटरी कंपनसेशन लगा सकता है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी? नहीं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत प्रीशियस है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। तो आप मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इन केसेस में सेक्शन 8 में ये होता है कि भाई मुझे मेरी चीज़ वापस चाहिए, तो यहाँ पे कोर्ट बाउंड करता है डिफेंडेंट को जो आपने लिया उसको एज इट इज़ वापस कर दो, क्योंकि मॉनेटरी एवेल्यूएशन निकालना बहुत मुश्किल है। 7 और 8 में यही डिफरेंस है कि 7 में आप मनी इक्विवेलेंट के लिए भी रेडी हो जाते हैं, जो आपको मैंने फॉर्म नंबर 32 में बताया अपेंडिक्स ए में, लेकिन इसमें फॉर्म नंबर 39 में अपेंडिक्स ए ऑफ सीपीसी में सूट फाइल की जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड रिलीफ की। सेकंड रिलीफ बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ओके, ये हमें कहाँ दिया है? ये हमें कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइडेड किया हुआ है। और जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, कोई एग्रीमेंट में आते हैं, तो सेक्शन 37 हमें फोर्स करता है, हमें बाउंड करता है हमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट को पूरा करने के लिए। इट मीन्स नाउ वी आर ड्यूटी बाउंड टू परफॉर्म आवर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, और सामने वाली पार्टी अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन पूरा करेगी। लेकिन सपोज अगर सामने वाली पार्टी कोई ब्रीच कर देती है तो आप क्या करेंगे? तो आप डेफिनेटली आप सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मूव कर सकते हैं, आप चैप्टर 2 ऑफ SRA में जा सकते हैं, आप इंजंक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। बट हम इन दोनों रिलीफ में क्यों जाते हैं अदर देन सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? क्योंकि जो SRA है वो एक इक्विटेबल रिलीफ है। इक्विटेबल एज इन मेरे लिए कंपनसेशन इक्विटी एंड जस्टिस नहीं है, मेरे लिए वो एडुकेट नहीं है, मेरे लिए वो पूरी रिलीफ नहीं है, मुझे वो जस्टिस एंड इक्विटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। मेरे लिए जस्टिस एंड इक्विटी क्या है? मुझे मेरी चीज़ वापस दिला दो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेरे लिए बहुत प्रीशियस थी। आप उसका मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके लिए कुछ होगा और मेरे लिए कुछ होगा, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है उस चीज़ में।
तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से एसआरए पिक्चर में आता है कि भाई उसको उसकी चीज़ वापस कर दो, बात ख़त्म। क्योंकि आप उसको मॉनेटरी इवेल्युएट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत प्रीशियस है किसी एक पर्सन के लिए इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। तो आप कैसे इवेल्युएट करेंगे? इंजंक्शन एज इन सपोज आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप मुझे अपना घर सेल करेंगे, लेकिन मुझे कहीं से पता चलता है आप उसी को सेल करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर कोर्ट में मूव कर सकती हूँ कि कोर्ट आपको रोके, भाई जब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो मुझे घर दो, तुम सी को नहीं दे सकते। तो कोर्ट आप पे इंजंक्शंस लगा सकती है कि नहीं, आपने जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा कीजिए। तो आपको बाउंड किया जा सकता है उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम सेक्शन 9 की बात करते हैं तो सेक्शन 9 बात करता है डिफेंसेस की, जो हम किसी सूट में ले सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था उससे रिगार्डिंग। तो ये बोलता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हेयरिन। हेयरिन मतलब यहाँ पे जो भी अब तक ऊपर हमने पढ़ा उस सबको छोड़ दो, उस सबको छोड़ दो, सबको छोड़ के वेयर एनी रिलीफ इज़ क्लेम, जब भी कोई रिलीफ क्लेम की जाएगी अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर में किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट में वो रिलीफ क्लेम की गई है, अगेंस्ट इज इन डिफेंडेंट, ओके, मे प्लीड बाय वे ऑफ डिफेंस एनी ग्राउंड, वो अपने फेवर में कोई भी डिफेंस ले सकता है, कोई भी ऐसा ग्राउंड ले सकता है डिफेंस में जो उसको अवेलेबल कर रहा है कोई भी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो लॉ है। तो कौन से लॉज में ले सकता है? टीपीए है, एसआरए है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप है, इन सब में वो कोई भी रिलीफ क्लेम कर सकता है। रिलीफ एज इन मतलब वो ग्राउंड ले सकता है अपने डिफेंस के लिए कि मैंने ये पार्ट क्यों परफॉर्म नहीं किया। एज इन वो ये बोल सकता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉशन हुआ था, फ्रॉडुलेंट था, या फिर वॉइडेबिलिटी थी, या फिर इम्पॉसिबिलिटी हो गई थी, मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, तो मैं इस वजह से अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पाया। तो वो ऐसे कोई भी डिफेंसेस ले सकता है जो लॉ ने उसको अवेल किए हैं। तो सेक्शन 9 सिर्फ डिफेंसेस की बात करता है। तो सेक्शन 9 जो सिर्फ बात करता है वो इस चीज़ की बात करता है कि वॉट all are the defenses which a defendant can take to save himself and use them against the plaintiff। तो वो अपने आप को बचाने के लिए कौन से ऐसे डिफेंसेस इन्हें यूज़ कर सकता है, सेक्शन 9 उसकी बात करता है। ओके, अब आते हैं सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होगी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में? तो जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स बाय कोर्ट, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसके लिए कोर्ट शैल बी इन्फोर्स। शैल मीन्स इट्स मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू प्रोवाइड दैट रिलीफ, ओके, सब बट सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न। सब्जेक्ट टू मीन्स यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, सब्जेक्ट जहाँ पे लिखा होता है दैट मीन्स इट्स एक्सेप्शन, लेकिन कोर्ट को किस चीज़ को देखते हुए वो रिलीफ प्रोवाइड करानी होगी? सेक्शन 11 सब क्लॉज 2, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। तो सेक्शन 10 जो था 2018 के अमेंडमेंट से पहले ये डिस्क्रिशनरी था, यहाँ पे मे वर्ड था, यहाँ पे शैल नहीं था, लेकिन 2018 के अमेंडमेंट के बाद इसको शैल कर दिया गया। शैल मीन्स नाउ कोर्ट इज़ बाउंड टू प्रोवाइड दैट रिलीफ। पूरे एसआरए में बाकी सारी रिलीफ्स अभी भी डिस्क्रिशनरी हैं, बट ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक लौती रिलीफ ऐसी है जिसे अब मैंडेटरी कर दिया गया है, कोर्ट को प्रोवाइड करनी ही करनी होगी। कोर्ट के ऊपर अब कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि अगर मुझे लगता है तो मैं प्रोवाइड करूँगा, मतलब ग्राउंड्स पूरे हो रहे हैं, ग्राउंड फुलफिल हो रहे हैं, इवन दो ग्राउंड फुलफिल होने के बाद भी कोर्ट अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है इन हिज जुडिशियल माइंड तो वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, तो 2018 में अमेंडमेंट किया गया था, वो अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। तो उस अमेंडमेंट को करने का रीज़न क्या था? उसका रीज़न था इंडिया की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडेक्स में उसकी पोजीशन इंप्रूव करना, जो अभी भी 63 है, एज सच कुछ इंप्रूव नहीं हुई है, बट जो मेन रीज़न था वो उसी पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था। और इस अमेंडमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए थे, स्पेसिफिकली सेक्शन 10 एंड सेक्शन 20 में। तो वो चेंजेस हम आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में हम मूव कर सकते हैं। सपोज़ हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैंने आपको घर सेल करने के लिए आपसे प्रॉमिस किया था, बाद में मैं रिफ्यूज़ कर जाती हूँ एज अ सेलर कि मैं आपको घर नहीं दूंगी, और एज अ बायर आपके पास क्या रेमेडी है? आप कोर्ट में मूव कर सकते हैं कि भाई मुझे वो घर चाहिए, मुझे मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं चाहिए, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद वो घर पसंद किया था। नाउ अब आप बायर सेलर के लिए बोलेगा, आप सेलर को बोलिए कि वो मुझे घर हैंडओवर कर दे। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, जब मैं कोर्ट में मूव करूँगी तो कोर्ट मेरे फेवर में सेलर को ऑर्डर देगा, नाउ यू आर बाउंड टू ट्रांसफ़र दैट हाउस टू बायर, बिकॉज आपने जब आप कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं था तो आपने कॉन्ट्रैक्ट
किया क्यों आपने? आपको जब पूरा ही नहीं करना तो आप प्रॉमिस क्यों कर रहे थे? अगला पर्सन इतनी एनर्जी लगा रहा है, इतना टाइम लगा रहा है, आप बोल रहे हो कि आप उसको नहीं ट्रांसफ़र करोगे, तो नाउ यू आर बाउंड टू ट्रांसफ़र, यू कैन नॉट एस्केप दैट लाइबिलिटी। आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, आपको पूरा करना पड़ेगा। तो एसआरए की ये रिलीफ हमें ये प्रोवाइड कराती है कि जो भाई मैंने अगर कोई पर्सन अपने प्रोमिस से पीछे जाता है, अपने प्रोमिस से उन्हें फुलफ़िल करने को रेडी नहीं होता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, तो एसआरए की ये रिलीफ उसको बाउंड करती है कि उसको अपना परफॉर्मेंस पूरा करना पड़ेगा, उसको अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन पूरा करना पड़ेगा।